नमस्कार, स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक पहुंच सके। ये कहानियां आपको ले जाएंगी जीवन से जुड़े अनोखे पहलुओं तक। आज की कहानी का नाम है धर्मपत्नी। वेटिंग एरिया में बैठे बैठे आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका था। चाय की तेज़ तलब हो रही थी। मैंने कलाई घड़ी में समय देखा। अभी फ्लाइट के लिए कुछ समय बाकी था। उठकर चाय लेने चला गया। आज सुबह बहुत जल्दबाजी में घर से निकला था। चाय बनाने का वक्त ही नहीं मिला था। सुगंधा होती तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। मेरा बैग पैक करने से लेकर नाश्ता कराने और रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स देने तक का सारा काम चुटकियों में कर देती थी। जितनी फुर्ती से मुझे भेजने की तैयारी किया करती, उतनी ही बेसब्री से मेरे वापस आने का इंतज़ार भी करती थी। आज क्यों उसकी यादें मेरे जहन में उतर आई थी? मैंने तो कभी उससे प्यार नहीं किया था। अनचाही शादी और बीवी को केवल माँ के लिए निभा रहा था। हाँ, उसने मुझ पति परमेश्वर की हर पल पूजा ही की थी। मैं मानव चौधरी, एक मिडिल क्लास फैमिली का बेटा, माँ पापा और बड़ी बहन के स्नेह का इकलौता हकदार। 2 कमरों के एक छोटे से फ्लैट में अपनी सीमित सी कमाई से मेरे पापा अपने परिवार को संभालने की पुरजोर कोशिश में सारा दिन मेहनत करते थे। घर के नज़दीक ही एक कोचिंग सेंटर में मैथ्स और साइंस पढ़ाते थे। दीदी भी घर पर ही रहकर छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश के ट्यूशन्स देती थी। माँ के हिस्से आई थी पूजा पाठ, व्रत मनौतियाँ, आशीर्वाद और ममता का डिपार्टमेंट। अक्सर बीमार रहा करती थी और जाने से पहले अपने बेटे के लिए एक सुंदर सुशील बहू ले आना चाहती थी। हालांकि उस समय तक ना तो मेरी उम्र ही थी शादी की और ना ही कोई नौकरी थी मेरे पास। मोहल्ले पड़ोस में, रिश्तेदारी में जहाँ कहीं किसी से भी मिलती, इस बात का जिक्र ज़रूर छेड़ती और एक दिन भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर ही दी। मैंने विरोध भी किया था। अभी मैं कोई काम नहीं करता, क्या खिलाऊंगा उसे? वैसे भी देखा जाए तो दीदी बड़ी है, पहले उनकी शादी होनी चाहिए। लेकिन इंडियन मम्मियाँ अपने इमोशनल अत्याचार से अपनी बात मनवा ही लेती हैं। जहाँ हम 4 लोग खाते हैं वो भी खा लेगी। गृह लक्ष्मी के आने से ही तो भाग्य लक्ष्मी प्रसन्न होगी। तो देखना, शादी के बाद तेरी नौकरी भी लग जाएगी। और अपनी दीदी की शादी की तू चिंता मत कर। जैसे ही इसके योग्य कोई अच्छा मांगलिक लड़का मिल जाएगा, तुरंत इसकी भी शादी हो जाएगी। मेरी फ्लाइट के लिए अनाउंसमेंट हो रही थी। ख्यालों की धुंध को टी मग से उठते हुए धुएं में छोड़कर मैं गेट की तरफ बढ़ गया। खूबसूरत एयर होस्टेस हम यात्रियों का स्वागत कर रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के आगे सब पानी भरती थी। नहीं नहीं, यहाँ सुगंधा नहीं, ग्रेसी की बात हो रही है। उसे तो फुर्सत में बैठकर तराशा था खुदा ने। बात उन दिनों की है जब मुझे फिलीपींस मेरे अंकल के पास भेजा गया था। हाँ, भेजा ही तो गया था, सारी एफडीज तुड़ाकर मेरा जीवन और गृहस्थी जोड़ने के लिए। कुछ प्रेशर रिश्तेदारों का भी था, जिन्होंने माँ पापा का जीना मुश्किल कर दिया था, ये पूछ पूछ कर कि मेरा कोई काम धंधा शुरू हुआ या नहीं। मुझे झूठ मूठ की नौकरी मिलने का प्रचार करके लोगों के सवालों से तो मुक्ति मिल गई थी, लेकिन असलियत का सामना करने से हम लोगों के पसीने छूट रहे थे। मेरे अंकल ने फिलीपींस में एक हॉस्पिटल में बतौर क्लीनिंग स्टाफ मुझे काम दिलवा दिया था। इसके अलावा और कुछ इतने कम समय में नहीं हो सकता था। फिर मेरे पास कोई ऊंची डिग्री भी नहीं थी। कुछ दिन पहले ही आई नई दुल्हन सुगंधा को किसी भी बात की कोई भनक नहीं होने दी थी। वो इस सब को सच मानकर केवल मुझसे दूर हो जाने के गम में बस रोए ही जा रही थी। खैर, मैं फिलीपींस पहुंच गया। क्या मस्त जगह थी। घर और घर वालों की याद ने जल्दी ही साथ छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, सुहाने मौसम और यम्मी खाने से लगाव हो गया था। रोज़ की तरह उस दिन भी समंदर की लहरों का उतार चढ़ाव देखकर अपनी आंखों को सुकून दे रहा था कि अचानक मेरी पीठ पर जोर से कुछ लगा।
मैं लुढ़क गया। जब तक संभल पाया, एक अप्सरा मेरे सामने बैठी थी। उसका ऑरा कुछ ऐसा था कि आसपास की सभी चीज़ें गायब सी हो गई और वहाँ रह गए बस वो और मैं। उसने फिलिपिनो में मुझसे पूछा, क्या मैं ठीक हूँ? फिर बोली, मैं अपने भाई बहन और दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रही थी कि बॉल आपको लग गई। सॉरी। अरे, आप क्यों सॉरी बोल रही हो? ये तो अनजाने में हुआ। ये सुनकर वो मुस्कुरा पड़ी। इतनी प्यारी सूरत को देखकर मैं मूरत बन बैठा था। तब तक उसका ग्रुप वहाँ आ पहुँचा था और वो चली गई। कहाँ से आई थी, कहाँ गुम हो गई, मैं नहीं जानता था। मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता था, लेकिन जिस अधिकार से उसकी मुस्कुराहट मेरे दिलो दिमाग पर कब्जा कर चुकी थी, उसके चलते मेरे लिए उसे ढूंढना बहुत ज़रूरी हो गया था। पूरा सप्ताह जैसे तैसे बिताया। वीकेंड पर फिर उसी बीच पर जाकर टहलने लगा। मेरी निगाहें बस उसे ही तलाश रही थी कि एक उम्रदराज महिला से मैं टकरा गया। संभल ना पाने की वजह से वो गिर गई। ओह, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं था। मैंने फिलिपिनो भाषा का प्रयोग करते हुए सहारा देकर उन्हें खड़ा किया। शायद वो देख नहीं सकती थी। अपने हाथों से मुझे टटोल कर पूछा, कौन हो? उनके सवाल पर मैंने सवाल किया, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? कहीं छोड़ दूं आपको? इस पर वो कुछ नहीं बोली और आगे चल दी। वो शायद गिन गिन कर कदम रख रही थी। बोली, रोज़ आती हूँ यहाँ, सैर हो जाती है। कुछ दूर तक मैं पीछे पीछे गया, ये सोचकर कि शायद उन्हें किसी मदद की ज़रूरत पड़े। लेकिन मोड़ पार करके गली के अंदर पहुंचकर उनकी रफ्तार में आश्चर्यजनक बदलाव हुआ। वो तेज कदमों से चलते हुए आगे जाकर भीड़ में गायब हो गई। अब मुझे अपने हिंदुस्तानी साथियों की बातें याद आ रही थी। भाई, जेब कतरों से सावधान रहना। घबराहट में मेरे हाथ खुद ब खुद जेब तक पहुंच गए। मेरा वॉलेट और मोबाइल गायब थे। अब माथा पीटने के लिए अपना हाथ जो ऊपर किया, घड़ी भी नदारद थी। मैं समझ चुका था कि वापस अपने रास्ते चले चलने में ही भलाई है। वापस जाने लगा तो निगाहें चमक उठी। मैंने ग्रेसी को देखा था। मैं मन ही मन उस चोर आंटी का शुक्रगुजार हो गया। जानबूझकर उसी जगह 2-3 चक्कर लगाए ताकि वो मुझे नोटिस कर सके। किसी ने सच ही कहा है, हम जिसे शिद्दत से चाहते हैं, पूरी कायनात हमें उससे मिलाने की कोशिशें करती है। हेलो, ग्रेसी ने ही पुकारा। अनजान बनते हुए मैंने दूसरी दिशा में सिर घुमा लिया और गर्दन उचका उचका कर मुझे पुकारने वाले को ढूंढने की एक्टिंग करने लगा। मेरे कंधे पर उसके कोमल हाथ का स्पर्श महसूस करके उसकी तरफ मुड़ा। अरे, तुम यहाँ? क्या इत्तेफाक है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। इस पर वो ऐसे मुस्कुराई कि मुझे समझ में आ गया, मेरी चोरी पकड़ी गई है। बात का पहलू बदलते हुए बोला, मेरी जेब कट गई। कुछ ज़रूरी सामान चला गया क्या? उसने पूछा। मैंने कंधे उचका दिए। वैसे चोरी यहाँ बहुत आम बात है, पुलिस भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। ग्रे, घर चलो, उसकी बहन उसे बुला रही थी। चलो तुम भी, उसने मेरा हाथ पकड़कर चलते हुए कहा। मैं? लेकिन हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, मैंने कहा। हालांकि उसका यूं मेरा हाथ पकड़ लेना मुझे भला सा लग रहा था। मैं ग्रेसी, यहाँ नारियल का स्टॉल चलाती हूँ। मेरे घर में मेरे माता पिता और हम 3 भाई बहन हैं। हो गई जान पहचान। कुछ देर बाद हम उसके घर पर थे। कमरे में बैठे उसके पिता को मैंने विनम्र लहजे में हेलो कहा। उन्होंने आगे बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया और बैठने का इशारा किया। उसका भाई मेरे लिए शरबत ले आया था। घर पर जिस महिला को उसने अपनी माँ के रूप में मुझसे मिलवाया, वो कोई और नहीं, अभी थोड़ी देर पहले वाली लुटेरी थी। मुझे देखकर वो सकपका गई और वापस अंदर जाने लगी। तो ग्रेसी की खातिर मैंने सब कुछ बहुत सहजता से हैंडल किया। मुस्कुराकर बोला, दुनिया कितनी छोटी है और गोल भी। उन्होंने झेपते हुए मेरा सामान मुझे लौटा दिया।
ग्रेसी अपनी माँ की हरकत से बहुत शर्मिंदा हुई। माफ़ी मांगने के अंदाज में उन लोगों ने मुझे अपने साथ भोजन करने की पेशकश की। खाना खाते खाते मेरे बारे में उन्होंने बहुत कुछ पूछा और मैंने उनके बारे में। इसके बाद ग्रेसी और मेरी दोस्ती गाढ़ी होती चली गई। एक दिन चर्च में अंगूठियां बदलकर हमने एक दूसरे को जीवन साथी बना लिया। सबसे पहले उसके घर गए और अपनी शादी के बारे में बताया। वो लोग बहुत नाराज़ हुए कि ग्रेसी जैसी सुंदर लड़की ने मुझ जैसे सामान्य से दिखने वाले और निम्न श्रेणी का काम करने वाले एक विदेशी लड़के से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है और वे इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये सुनकर ग्रेसी भड़क उठी। उसने अपनी माँ को याद दिलाया कि कैसे उन्होंने अपने पति और ग्रेसी के पिता को छोड़कर अपने प्रेमी से दूसरा विवाह कर लिया था, जो न केवल उम्र में उनसे छोटा है बल्कि अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ हम लोगों की कमाई पर जिंदा है। फिर मेरी तारीफों के पुल बांधते हुए बोली, भले ही मेरे पति का काम निम्न श्रेणी का है, लेकिन वो आपकी तरह चोर नहीं। वो एक इंडियन है। मेरी शादी हमेशा बनी रहेगी। वो दृढ़ता से बोले जा रही थी और मेरे मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। उस बेचारी को क्या पता था कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी मेरे इंतज़ार में न जाने कैसे दिन काट रही होगी। उसका फ़ोन भी मैं कहाँ रिसीव करता था। स्क्रीन पर उसका नाम देखते ही कॉल डिनाई कर दिया करता था। अब तक मैं एक बेटे का पिता बन चुका था। इस बात की सूचना भी माँ ने ही दी थी। जब अंकल को मेरे और ग्रेसी के विवाह की बात पता चली तो उन्होंने भी मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और मेरा सामान अपने घर से बाहर फेंक दिया। हमें शेल्टर होम में शरण लेनी पड़ी। कुछ दिन बाद हम लोग एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। इन दिनों जब भी पापा का फ़ोन आता मैं ग्रेसी से दूर जाकर बात किया करता था। डर था कि कहीं मेरी पोल न खुल जाए, लेकिन सच कब तक छुप सकता था। अंकल ने पापा को मेरी और ग्रेसी की शादी के बारे में सब कुछ बता दिया था। इस बात का खुलासा कुछ यूं हुआ था। रोज़ वाले निश्चित समय पर जब घर से कोई कॉल नहीं आया तो मैंने फ़ोन किया, लेकिन 3-4 बार में भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैंने मन में सोचा एक बार नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ, बाद में आराम से बात करूँगा। बाथरूम में पानी की आवाज़ में मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका कब पापा का वीडियो कॉल ग्रेसी ने रिसीव कर लिया। देश और भाषा चाहे कोई भी हो, नज़रें एहसासों को पढ़ लिया करती हैं। वैसे भी ग्रेसी बहुत स्मार्ट और होशियार लड़की थी। बाहर आया तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। मुझ पर सवालों की बौछार हो रही थी। जवाब देना तो दूर, मैं उसकी तीखी नज़रों का सामना भी नहीं कर पा रहा था। काफ़ी देर तक मुझसे झगड़ा करने के बाद वो चली गई और मैं देखता रहा अपनी मोहब्बत को खुद से अलग होते हुए। विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। यात्रियों से निवेदन है कि वो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लें। परिवार, संस्कार और प्यार के बंधन ही तो होते हैं जो इंसान को सुरक्षित महसूस करवाते हैं। मेरे सब बंधन छूट गए थे, लेकिन मुझे उस आज़ादी से घुटन हो रही थी। छटपटा रहा था अपनों के साथ के लिए। मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी, ये तो नहीं सोचा था। मैंने देखा ग्रेसी अपने भाई और पिता के साथ वापस आ रही थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन ये क्या? उन लोगों ने मेरे सप्रेम स्वागत का बदला थप्पड़ों और मुक्कों से दिया। मेरे हाथ पांव बांधकर मुंह पर पट्टी कस दी और घर में से जो कुछ भी कीमती चीज़ें, रुपया पैसा हाथ लगा, सब ले गए। धीरे धीरे सारी तस्वीर मुझे स्पष्ट होती गई कि ग्रेसी और उसका परिवार लूटपाट करने के लिए विदेशी लड़कों को किस तरह फंसाते आए थे। देर आए पर दुरुस्त नहीं। पता नहीं कितने दिन उस घर में बंधक बना पड़ा रहा। मुझे कोई सुध नहीं थी। अधमरी हालत हो गई थी। भला हो पेस्ट कंट्रोल वाली टीम का, जो देवदूत की तरह आए और मुझे जीवन दान दे गए। वापस काम पर गया। हालत और हालात सुधरे। अब अपना घर, अपना देश याद आने लगे। फ़ोन किया तो पता चला कि कई दिनों से मुझसे बात ना हो सकने की वजह से पापा ने फिलीपींस वाले अपने दोस्त से मेरे बारे में पूछा, तो उन्होंने
कुछ भी पता ना होने का दावा किया। घबराहट के कारण पापा की तबीयत खराब हो गई। दीदी और सुगंधा ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। खूब देखभाल की उनकी। बचपन से आज तक मैं कभी एक अच्छा बेटा होने का फ़र्ज़ अदा नहीं कर पाया, लेकिन सुगंधा गैर होते हुए भी मेरे मम्मी पापा की अपनों से ज़्यादा देखभाल कर रही थी। माँ रो रो कर सारी बात मुझे बता रही थी और मेरा बेटा अंश अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी दादी के आंसू पोंछ रहा था। मैं क्या कमाने आया था विदेशी धरती पर? असली दौलत तो मेरे अपने घर में थी। तो ये थी कहानी धर्मपत्नी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।